महाद्वीप किसी भव्य तरीके से नहीं जा रहा हूं। काव्या और मैं चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल जाएंगे, बिना किसी को पता चले, इसलिए किसी को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम इसे दूसरों से नहीं छिपा पाएंगे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कार्यवाहक कुलपति के रूप में तन्वी के हर कदम पर विद्यापीठ की नजर रहती है। अगर वह इसे सभी से गुप्त रखना चाहती थी और चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ना चाहती थी तो यह स्पष्ट रूप से असंभव था। अगर तन्वी उसके साथ शांतिलोक महाद्वीप की यात्रा पर जाती तो इससे अप्रत्याशित जटिलताएं भी पैदा हो सकती थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी चुप हो गई। तन्वी, चिंता मत करो, शांतिलोक महाद्वीप एक बहुत ही छोटी सी जगह है। मेरी ताकत के साथ मुझे वहां किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे सांत्वना दी। स्वामी, क्या आप तन्वी को छोड़कर जा रहे हैं? तन्वी ने उसकी आस्तीन खींची। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अनिच्छा के साथ कहा। वह एक ऐसी युवा पत्नी की तरह लग रही थी जिसे छोड़ दिया जाने वाला था, जो असहाय होकर देख रही थी क्योंकि उसका बेवफा प्रेमी किसी अन्य महिला के साथ भाग रहा था। तन्वी, मैं बस कुछ समय के लिए शांतिलोक महाद्वीप की यात्रा के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसे इस तरह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बेबसी से कहा, इसके अलावा मेरे पास अभी भी वह हृदय बंधन है जो तुमने मुझ पर लगाया था। तुम हमेशा जान सकती हो कि मैं कहां हूं। क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा? ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर अंततः तन्वी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह उससे अलग होने से कतरा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि विराट की बातों में दम था। अगर वह विराट के साथ शांतिलोक महाद्वीप जाती तो इससे केवल लोगों का ध्यान आकर्षित होता। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में रहकर वह लोगों का ध्यान इस बात से हटा सकती थी कि विराट चला गया है। यह वास्तव में विराट के लिए अधिक सुरक्षित था। काव्या, मैं अपने पति को तुम्हें सौंप रही हूं। तुम उनके साथ भागने की हिम्मत मत करना, वरना तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तन्वी ने काव्या की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा कठोर था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। संख्या को देखकर दूसरों को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। दूसरों के लिए यह ठीक है, अपना गया है। यह वास्तव में विराट के लिए अधिक सुरक्षित था। बहन काव्या, मैं अपने पति को तुम्हें सौंप रही हूं। तुम उन्हें लेकर भागने की हिम्मत मत करना, वरना तुम दुनिया के अंत तक भी भाग जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तन्वी ने काव्या की ओर मुड़कर देखा। उसका सुंदर चेहरा बात करते हुए सख्त था। वरिष्ठ बहन तन्वी, मैंने ऐसा नहीं किया। तन्वी की बातें सुनकर काव्या डर के मारे हकलाने लगी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तन्वी की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तन्वी को काव्या को फिर से धमकाते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को विवशता की लहर महसूस हुई। ये औरतें हमेशा इस या उस पर शक करना पसंद करती थीं। वह तो बस उस नक्शे पर दर्शाए गए स्थान का पता लगाने के लिए काव्या के साथ शांतिलोक महाद्वीप जा रहा था। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी तन्वी इस बात को लेकर परेशान थी। हालांकि विराट अवाक था। वह इस समय काव्या के पक्ष में नहीं बोल सकता था, वरना तन्वी शायद और भी अधिक चिंतित हो जाती, यह सोचकर कि वह काव्या के साथ भागने वाला है। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत रवाना नहीं हुआ। उसने सबसे पहले एक पुतला अवतार बनाया, उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस भेजा ताकि भारी मात्रा में अर्ध अमर औषधियां, निम्न श्रेणी अमर औषधियां और मध्य श्रेणी अमर औषधियां लाई जा सकें। उसने तन्वी को यह सौंप दी। उसका इरादा मध्य श्रेणी अमर औषधियों का उपयोग तन्वी की अपनी साधना के लिए करने का था। जहां तक अर्ध अमर औषधियों और निम्न श्रेणी अमर औषधियों की बात थी, विराट ने उन्हें श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के लिए उपयोग करने को दिया। अंधकार दानव वंश के साथ लगातार लड़ाइयों के बाद श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों को गंभीर चोटें आई थीं। जो लोग बच गए वे भी गहरे घावों से पीड़ित थे। विद्यापीठ की औषधियों के बावजूद पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगने वाला था। हालांकि इन अर्ध अमर औषधियों और निम्न श्रेणी अमर औषधियों की मदद से उनका ठीक होना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा इन औषधियों की मदद से श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्य न केवल अपनी चोटों से जल्दी ठीक होंगे, बल्कि उनकी साधना में भी बहुत सुधार होगा। उसने तन्वी को औषधियों का जो यह जखीरा दिया था, वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की समग्र शक्ति को काफी बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ का शिष्य नहीं था, लेकिन वह तन्वी का जीवन साथी था। यदि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है तो तन्वी के कंधों पर दबाव हल्का हो जाएगा। पतिदेव, आप। तन्वी ने उन कई औषधियों को देखा जो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे दी थीं, और वह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन औषधियों का प्रभाव कितना चमत्कारी था। इतनी बड़ी मात्रा में चमत्कारी औषधियों का होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। अगर वह इतनी सारी चमत्कारी औषधियां खरीदना चाहती तो शायद खुद को बेचकर भी वह इतनी कीमत नहीं चुका पाती। तन्वी, तुम इन मध्य श्रेणी अमर औषधियों का उपयोग अपनी साधना के लिए कर सकती हो। इन्हें किसी और को मत देना। हालांकि तुम इन अर्ध अमर औषधियों और निम्न श्रेणी अमर औषधियों को उन शिष्यों को दे सकती हो जिन्होंने अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में सराहनीय योगदान दिया है, जैसा तुम्हें उचित लगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी से कहा। ये औषधियां भले ही श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के लिए थीं, बिना किसी कारण के मुफ्त में बांटने के लिए नहीं थीं। इनाम योग्यता के आधार पर होने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन शिष्यों ने अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में उत्कृष्ट योगदान दिया है उन्हें उनका उचित इनाम मिले। जिन लोगों ने अंधकार दानव वंश के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा या धोखा दिया, उन्हें बिल्कुल भी एक भी औषधि नहीं मिलनी चाहिए। स्पष्ट पुरस्कार और दंड के साथ ही मानवता के लिए लड़ने वालों के लिए सच्चा न्याय प्राप्त किया जा सकता है। केवल इसी तरह से श्रवण वर्षा विद्यापीठ का मनोबल वास्तव में बढ़ाया जा सकता है, जिससे इसके शिष्यों को अंधकार दानव वंश के खिलाफ बहादुरी से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। यह काम इतना आसान नहीं है। तलवार संप्रदाय के भीतर एक कठोर व्यवस्था स्थापित की गई थी और यामिनी तथा शालिनी के अथक प्रयासों से यह व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती थी। इस वजह से वह इन विशिष्ट मामलों के प्रबंधन की आवश्यकता से मुक्त होकर एक निश्चिंत प्रबंधक की तरह कार्य कर सकता था। तन्वी को इसे लागू करने के लिए अनिवार्य रूप से भारी मात्रा में समय और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पतिदेव, आपने मुझे और श्रवण वर्षा विद्यापीठ को इतना कुछ दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं आपका यह कर्ज कैसे चुकाऊंगी। तन्वी ने एक जटिल भाव के साथ कहा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी कमर पर प्यार से एक हल्की सी चपत लगाई। अगर तुमने फिर से इतनी औपचारिकता से बात की तो मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा।
श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए सख्ती से कहा, जी पतिदेव। तन्वी गहरी लाल हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मीले स्वर में फुसफुसाते हुए जवाब दिया। विराट के संरक्षण में वह पूरी तरह से विनम्र हो गई थी। उसमें जरा भी नखरा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने पुतला अवतार को वनवीर का रूप दिया और उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के तपोवन शिखर पर छोड़ दिया। वह और काव्या छलावरण ताबीज का उपयोग करते हुए चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गए। तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या की दूर जाती आकृतियों को देखा। उसकी सुंदर आंखें अनिच्छा से भरी थीं। लेकिन फिर उसने उस तुम्बी की ओर देखा जो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे दी थी, और वह केवल अपनी अनिच्छा और लालसा को दबा सकती थी। उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के युद्ध गुणों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे इतनी सारी चमत्कारी औषधियां दी थीं और तन्वी अपनी जिम्मेदारी के भार को जानती थी। उसे विराट द्वारा दिए गए कार्य को ठीक से संभालना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधियां उन लोगों के हाथों में जाएं जो इनके हकदार हैं, और जो शिष्य युद्ध में घायल हुए थे वे ठीक हो सकें। इससे उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिष्यों की साधना में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। केवल इसी तरह से वे विराट के अथक प्रयासों पर खरे उतर सकते थे। इतनी भारी जिम्मेदारी के साथ वह वास्तव में शांतिलोक महाद्वीप पर अवसरों का पता लगाने के लिए विराट के साथ नहीं जा सकती थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या सबसे पहले श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा में गए। उस शाखा के स्थानिक मार्ग से वे दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय पहुंचे। फिर दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मुख्यालय के स्थानिक मार्ग के माध्यम से वे उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र में उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप पहुंचे। इन स्थानिक मार्गों से यात्रा करते समय श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वाभाविक रूप से अपने मूल स्वरूप का उपयोग नहीं किया, न ही उसने वनवीर के स्वरूप का उपयोग किया। इसके बजाय उसने रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके एक बहुत ही सुदियारशन युवक का रूप धारण कर लिया। उसका वर्तमान रूप वनवीर से बहुत बेहतर था, लेकिन फिर भी उसके मूल रूप से कमतर था। काव्या ने भी रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया, जिससे वह अधिक साधारण दिखने लगी। यद्यपि काव्या का रूप तन्वी की असीम सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वह फिर भी एक दुर्लभ सुंदरी थी। रूप परिवर्तन ताबीज के बाद वह बहुत अधिक साधारण और कम ध्यान आकर्षित करने वाली दिखाई देने लगी। उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप से निकलकर शांतिलोक महाद्वीप की ओर उड़ चले। इसके दूरस्थ स्थान और छोटे क्षेत्र के कारण शांतिलोक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की कोई शाखा भी नहीं है। यह स्थिति शक्ति सिंधु महाद्वीप के समान ही है। दोनों ही दूरस्थ हैं, छोटे क्षेत्र वाले हैं और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिनके महाद्वीपों पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की कोई शाखा नहीं है। चूंकि शांतिलोक महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की कोई शाखा नहीं है, इसलिए वे स्थानिक मार्गों से वहां यात्रा नहीं कर सकते और उन्हें ब्रह्मांड को पार करना ही होगा। शांतिलोक महाद्वीप तक तेजी से पहुंचने के लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यात्रा के लिए एक पवन वेग नौका निकाली। उसके निर्मल अवतार और काव्या की साधना का स्तर ऊंचा नहीं है और उनके उड़ने की गति तेज नहीं है। शांतिलोक महाद्वीप तक हवाई मार्ग से यात्रा करने में संभवतः काफी समय लगेगा। हालांकि एक उच्च श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र पवन वेग नौका द्वारा यात्रा करना बहुत तेज होगा। अस्त्रलोक मंडल, अंधकार दानव मंदिर का उच्चतम स्तर। प्रभु असुर जीवक, आपके द्वारा मांगे गए गहन शून्य लोक के द्वितीय स्तर के 2 और गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के 8 अंधकार दानवों को वापस बुला लिया गया है। महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार ने भव्य कक्ष में ऊंचे आसन पर बैठे असुर जीवक को सम्मानपूर्वक झुककर यह सूचना दी। अस्त्रलोक मंडल से अधिकांश गहन शून्य लोक के अंधकार दानव वर्तमान में लोहित मंडल में मानव जाति के बचे हुए लोगों का शिकार कर रहे थे। गोमांतक को उन्हें लोहित मंडल से वापस बुलाने में कुछ समय लगने वाला था, इसलिए आज जाकर ही उसने असुर जीवक के लिए आवश्यक गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को सफलतापूर्वक बुलाया था। हम बहुत अच्छे। यह सुनकर असुर जीवक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह अस्त्रलोक मंडल की वर्तमान स्थिति को समझता था। गोमांतक की इतने कम समय में आवश्यक गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को बुलाने की क्षमता काफी तेज थी। अस्त्रलोक मंडल में रुके बिना असुर जीवक ने तुरंत गहन शून्य लोक के द्वितीय स्तर के 2 अंधकार दानवों और गहन शून्य लोक के प्रथम स्तर के 8 अंधकार दानवों का नेतृत्व किया। अस्त्रलोक मंडल छोड़ दिया और तिमिर मंडल की ओर बढ़ गया। तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल के बीच 10 खरब नक्षत्र दूरियों का फासला है। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल दूरी है। यहां तक कि नवम विपत्ति लोक के एक अमर योद्धा को भी इतनी दूरी पार करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। हालांकि गहन शून्य लोक के एक विशेषज्ञ के लिए यह दूरी बहुत दूर नहीं है। प्रथम स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की गति से इस दूरी को पार करने में अधिकतम 3 या 4 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि 3 या 4 साल में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को असुर जीवक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के आगमन का सामना करना पड़ेगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल, उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र। श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या उच्च श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र से सुसज्जित एक पवन वेग नौका पर सवार होकर दूर के ब्रह्मांड में 3 महीने की उड़ान के बाद आखिरकार वहां पहुंचे, जहां एक विशाल महाद्वीप दिखाई दिया। काव्या जी, तो आपका शांतिलोक महाद्वीप वास्तव में यहां स्थित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के नक्शे पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दूर के ब्रह्मांड में विशाल महाद्वीप को देखते हुए विस्मय से कहा। यह शांतिलोक महाद्वीप उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित था। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए यह सबसे उत्तरी बिंदु था। यह लगभग दक्षिणी स्वर्ग मंडल और उत्तर में उत्तरी अग्निमंडल के बीच की सीमा पर स्थित था। इसकी दूरदर्शिता को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के नक्शे पर दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा शांतिलोक महाद्वीप वास्तव में इतना बड़ा नहीं था। इसे दूर से देखने पर क्षेत्र के मामले में यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार का केवल 4 या 5 गुना था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में इतने छोटे महाद्वीप को अत्यंत छोटा माना जाता था और आमतौर पर यह बहुत ध्यान आकर्षित नहीं करता था। विराट भाई, मुझे खेद है कि मैंने आपको हंसाया, काव्या ने कुछ हद तक शर्मिंदा होते हुए कहा। चूंकि विराट खुद को वनवीर के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उसे वनवीर भाई कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि केवल विराट भाई कहा। उसने मान लिया कि विराट के शब्द उसके जन्मस्थान की दूरदर्शिता का मजाक उड़ा रहे थे और उसे हीनता की चुभन महसूस हुई। मैं इस संबंध में काव्या जी पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मेरा जन्मस्थान शांतिलोक महाद्वीप से भी छोटा और अधिक दूरस्थ है। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। विराट भाई, आप मजाक कर रहे होंगे।
क्या दुनिया में शांतिलोक महाद्वीप से छोटा और अधिक दूरस्थ कोई स्थान है? काव्या की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। अगर भविष्य में आपको मौका मिला तो मैं आपको अपना गृहनगर दिखाने ले चलूंगा और तब आपको पता चलेगा कि एक सुदूर छोटी जगह वास्तव में क्या होती है। मुझ पर हंसना मत, लेकिन पहले मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा गृहनगर कहाँ है। जब तक मैं बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आया तब तक मुझे यह नहीं पता चला कि हम जिस नक्षत्र क्षेत्र में हैं उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल कहा जाता है। पफ! विराट भाई, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपको वास्तव में पहले यह भी नहीं पता था कि हम जिस नक्षत्र क्षेत्र में हैं वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल था। विराट की बातें सुनकर काव्या अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। इस तरह की बात अविश्वसनीय लग रही थी। हालांकि शांतिलोक महाद्वीप दूरस्थ था, कम से कम उसे यह तो पता था कि यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल में स्थित था। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल का उत्तरी भाग उत्तरी अग्निमंडल था। किसी को कितना अज्ञानी होना चाहिए कि उसे यह भी न पता हो कि उसका गृहनगर किस नक्षत्र क्षेत्र में है। देखें, जब मैं आपको बताता हूं तो आपको भी यह मजाकिया लगता है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। इस संबंध में इसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहा जा सकता है। एक कुएं में मेंढक होने के लिए नीले वस्त्रधारी बालक और उस मूर्ख नन्ही चिड़िया द्वारा अनगिनत बार उसका मजाक उड़ाया गया था। यहां तक कि स्वरा ने भी बाद में इस संबंध में उसके उथल्लेपन का मजाक उड़ाया। अगर यह कोई और होता तो विराट इतनी आसानी से अपनी कमियों को उजागर नहीं करता, लेकिन काव्या जो एक ऐसी ही छोटी जगह से आई थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक समान आत्मा मिल गई हो, इसलिए वह इस बात से ज्यादा परेशान नहीं था। विराट भाई, मेरा मतलब आप पर हंसना नहीं था। काव्या ने जल्दी से अपना मुंह ढक्का और कहा, तो फिर उन्हें हंसने दें। ऐसा नहीं है कि मुझ पर पहले हंसा नहीं गया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लापरवाही से कहते हुए अपना सिर हिलाया। उसने नीले वस्त्रधारी बालक और नन्ही चिड़िया के खुले उपहास को सहा था और स्वरा के उसे अपमानित करने के बार बार के प्रयासों को। वह काव्या के अनजाने में कहे गए शब्दों की परवाह क्यों करेगा? विराट भाई, मेरा वास्तव में आप पर हंसने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनकर काव्या घबरा गई और जल्दी से समझाने लगी। ठीक है, मुझे पता है कि काव्या जी मुझ पर नहीं हंस रही हैं। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। इस छोटी लड़की का दिल अच्छा है। अगर यह नीले वस्त्रधारी बालक और मूर्ख नन्ही चिड़िया होते तो उन्हें उसकी शर्मिंदगी की परवाह नहीं होती। वे शायद आग में घी डालते, उसे अपमानित करने के लिए इसे एक मजाक के रूप में उपयोग करते। यह देखकर कि विराट को वास्तव में उसके शब्दों की परवाह नहीं है, काव्या ने अंततः राहत महसूस की। वे दोनों एक उच्च श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र पवन वेग नौका पर सवार होकर एक और दिन तक यात्रा करते रहे और अंततः शांतिलोक महाद्वीप पहुंचे। विराट भाई, मैं सबसे पहले शांतिलोक खड्ग संप्रदाय वापस जाना चाहूंगी। शांतिलोक महाद्वीप पर पहुंचने पर काव्या ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा। वह इतने सालों से शांतिलोक महाद्वीप से दूर थी और अब आखिरकार लौटते हुए उसका पहला विचार अपने संप्रदाय जाने का था। हम ठीक है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि वे पहले से ही शांतिलोक महाद्वीप पर थे, इसलिए थोड़ा और समय बिताने में कोई हर्ज नहीं था। सबसे पहले शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में काव्या के साथ जाना एक अच्छा विचार था। धन्यवाद विराट भाई, काव्या ने बहुत खुश होते हुए कहा। विराट भाई उसके प्रति वास्तव में बहुत दयालु थे। पूरी यात्रा के दौरान वह न केवल दयालु और सौम्य रहे थे, बल्कि उन्होंने कभी भी उसके किसी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया था। अगर प्रस्थान करने से पहले उसे तन्वी द्वारा धमकी नहीं दी गई होती तो शायद उसका दिल पहले ही विराट के साथ उलझ गया होता। लेकिन तन्वी द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भले ही काव्या पहले ही चुपके से विराट के लिए प्यार में पड़ चुकी थी, उसने इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। चाहे वह कितनी भी निडर क्यों न हो, वह एक आदमी के लिए प्रसिद्ध अप्सरा तन्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पवन वेग नौका को दूर रख दिया और काव्या के साथ शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की ओर उड़ चला। शांतिलोक महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से केवल 4 या 5 गुना बड़ा था। इतनी छोटी सी जगह में इस शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र पवन वेग नौका का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी और काव्या की गति से वे 2 या 3 दिनों में शांतिलोक महाद्वीप के चारों ओर उड़ सकते थे। एक दिन बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के ऊपर पहुंचे। दोनों आकाश से जमीन पर उतरे और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के द्वार की ओर बढ़े। हालांकि द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने द्वार के मेहराब के दोनों ओर 2 खूंखार दिखने वाले आदमियों को पहरा देते हुए पाया। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक चमकती हुई चौड़ी तलवार लिए हुए था। उनकी आभा को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से अमरलोक के प्रथम स्तर के 2 योद्धा थे। रुको, तुम कौन हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या को पास आते देख दोनों आदमियों ने उन्हें घूरा और चिल्लाए, क्षमा करें सज्जनों, क्या यह शांतिलोक खड्ग संप्रदाय है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सम्मानपूर्वक झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। लड़के, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि पट्टिका पर क्या लिखा है? बाईं ओर के आदमी ने मेहराब पर शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के बड़े अक्षरों की ओर इशारा किया और विराट को घूरा। ओह, मेरी कमजोर दृष्टि को क्षमा करें, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चापलूसी से मुस्कुराया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप दोनों शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्य हैं? हम शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्य हैं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अपने दिमाग से ऊब चुके हो? दाईं ओर खड़े हट्टे कट्टे आदमी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा और गुस्से से कहा, हम बस पूछ रहे थे, क्या आपको इतना आक्रामक होने की आवश्यकता है? इस समय काव्या उन्हें गुस्से से घूरे बिना नहीं रह सकी। काव्या के शब्दों को सुनकर दोनों हट्टे कट्टे आदमियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हे, छोटी मोहतरमा, क्या आप शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में किसी को खोजने आई हैं? बाईं ओर के हट्टे कट्टे आदमी ने एक कामुक मुस्कान के साथ काव्या की ओर देखा। यह शांतिलोक खड्ग संप्रदाय है, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं आपको वहां ले चलूंगा। जब उसने काव्या की ओर देखा तो उसकी आंखों में कामुक भाव स्पष्ट था। यदि उसे काव्या की साधना के स्तर का डर न होता तो वह शायद बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देता। मैं शांतिलोक खड्ग संप्रदाय से हूं। काव्या अपनी पहचान बताने ही वाली थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे बीच में ही टोक दिया। काफी देर हो रही है, चलो कल वापस आते हैं। इसके साथ ही वह काव्या को शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के द्वार से दूर खींच ले गया। दोनों को जाते हुए देखकर बाईं ओर के हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। हुकुम सिंह, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? यह सुनकर दाईं ओर के हट्टे कट्टे आदमी में भी भावना की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उस छोटी लड़की की साधना कमजोर नहीं है, हम दोनों शायद उसे नहीं संभाल सकते। हालांकि हमें क्रूर सिंह को इसकी सूचना देनी होगी। शांतिलोक महाद्वीप जैसी भगवान द्वारा छोड़ी गई जगह के लिए द्वितीय स्तर के अमरलोक के योद्धा का यहां आना यह शायद सामान्य नहीं है। इसके साथ वह मुड़ा और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की ओर चल दिया।
विराट भाई, आप मुझे दूर क्यों खींच रहे हैं? काव्या ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और गुस्से से कहा। वे दोनों लोग वास्तव में नीच हैं। वे मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैं बस उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी। काव्या जी, क्या वे वास्तव में शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्य हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे पूछा। विराट भाई, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि वे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं? यह सुनकर काव्या अचंभित रह गई और उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा, क्या काव्या जी उन्हें जानती हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। नहीं। काव्या ने अपना सिर हिलाया। काव्या जी, आपके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की स्वामिनी की साधना का स्तर क्या है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे पूछा। सप्तम विपत्ति लोक, काव्या ने कहा। उन दोनों हट्टे कट्टे आदमियों की साधना का स्तर क्या है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछना जारी रखा। अमरलोक का प्रथम स्तर, काव्या ने कहा। हालांकि जैसे ही उसने यह कहा, वह अचानक भयभीत हो गई। विराट भाई, क्या हमारे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को कुछ हुआ है? काव्या ने आश्चर्य से कहा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। संप्रदाय की स्वामिनी फाल्गुनी, जिनकी साधना शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के सदस्यों में सबसे अधिक थी, केवल एक सप्तम विपत्ति लोक की योद्धा थी। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय अपने संसाधनों के साथ प्रथम स्तर के अमरलोक के दो विशेषज्ञों को शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? इतने लंबे समय तक श्रवण वर्षा विद्यापीठ में बिताने के बाद वह अमरलोक के योद्धाओं की इतनी आदी हो गई थी कि उसे तुरंत एहसास ही नहीं हुआ कि शांतिलोक महाद्वीप जैसी छोटी जगह में अमरलोक के योद्धा का दिखाई देना कितना असामान्य था। अब विराट की याद दिलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। शायद आपके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को सच में कुछ हुआ है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। विराट भाई, चलो तुरंत वापस चलते हैं। यह सुनकर काव्या ने चिंता से कहा। काव्या जी, हम शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में क्या हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यदि हम बिना सोचे समझे वहां जाते हैं तो हम दुश्मन के जाल में फंस सकते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यदि हम भी दुश्मन के जाल में फंस गए तो वास्तव में कोई भी शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को नहीं बचा पाएगा। विराट भाई, अब हम क्या करें? काव्या ने बेबसी से पूछा। इतनी जल्दी मत करो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। अगर हम वापस जाना भी चाहें तो हम इस तरह खुलेआम नहीं जा सकते। चलो अपने निशान छुपाते हैं, चुपचाप वापस चलते हैं, स्थिति की अच्छी तरह से जांच करते हैं और फिर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है विराट भाई, मैं आपकी बात मानूंगी। यह सुनकर काव्या ने सिर हिलाया। वह पूरी तरह से खो गई थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वह केवल विराट के आदेशों का पालन कर सकती थी। इसके अलावा उसे विराट पर पूर्ण विश्वास था। यहां तक कि वरिष्ठ बहन तन्वी जैसी अप्सरा भी विराट भाई के हर शब्द का पालन करती थी, तो वह क्यों नहीं? संक्षेप में, विराट भाई के आदेशों का पालन करना सही काम था। अपने निशानों को छिपाने के लिए अदृश्य ताबीज का उपयोग करने के बाद वे दोनों चुपचाप शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की ओर वापस चले गए। संप्रदाय के द्वार पर लौटने पर उन्होंने पाया कि केवल एक हट्टा कट्टा आदमी द्वार के मेहराब की रखवाली कर रहा था, दूसरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें आता देख शायद वे दोनों सतर्क हो गए थे। उनमें से एक संभवतः अपने नेता को रिपोर्ट करने गया है। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काव्या को अपने विचार प्रेषित किए। यह सुनकर काव्या और भी चिंतित हो गई। विराट भाई, क्या हमें अब चलना चाहिए? काव्या ने दूर संवाद के माध्यम से पूछा। यद्यपि वह इस समय चिंता से जल रही थी, फिर भी उसे कार्रवाई करने से पहले विराट की राय लेने की आवश्यकता थी। हाँ, चलो चलते हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दूर संवाद के माध्यम से उत्तर दिया। फिर दोनों चुपचाप शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के द्वार की ओर बढ़े। अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज के लिए धन्यवाद। भले ही वे हट्टे कट्टे आदमी के ठीक सामने से गुजरे, वह पूरी तरह से अनजान रहा। दोनों चुपचाप द्वार में प्रवेश कर गए और केवल थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक क्रूर दिखने वाले आदमी को एक सुंदर महिला के साथ दुराचार करते हुए देखा। वरिष्ठ बहन, यह देखकर काव्या क्रोध से भर गई और आगे बढ़कर उस आदमी को मारने ही वाली थी। काव्या जी, जल्दबाजी में काम मत करो, चलो पहले स्थिति की जांच करते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे पीछे खींचते हुए दूर संवाद के माध्यम से कहा। उस दुष्ट को अब भी मारने से दुश्मन सतर्क हो सकता है। यह सुनकर काव्या केवल अपने दुख और आक्रोश को दबा सकती थी। ठीक है, मैं विराट भाई की बात मानूंगी। काव्या ने गहरी सांस ली। काव्या जी, चलो आपके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की स्वामिनी को खोजते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हुआ है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। ठीक है, काव्या ने सिर हिलाया। फिर वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के मुख्य कक्ष की ओर ले गई। मुख्य कक्ष के रास्ते में उन्होंने जो दृश्य देखे, उसने काव्या को बार बार नियंत्रण खोने के करीब ला दिया। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की महिलाओं को अत्यंत दयनीय और अपमानजनक स्थिति में रखा गया था। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की कई महिलाओं का उन हट्टे कट्टे आदमियों द्वारा शारीरिक शोषण किया जा रहा था। अपनी पूर्व साथियों की दयनीय स्थिति को देखकर काव्या क्रोध से भर गई। उसके दांत पीसकर लगभग पाउडर बन रहे थे। अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे रोका न होता तो उसने इन सभी दरिंदों को मार डाला होता। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय मुख्य कक्ष। कटे चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा आदमी स्वामिनी की सीट पर बैठा था। उसके नीचे एक सुंदर महिला घुटनों के बल बैठी थी। महिला पूरी तरह से अपमानजनक स्थिति में थी और उस आदमी की सेवा कर रही थी। हुकुम सिंह, क्या तुम कह रहे हो कि एक आदमी और एक औरत शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में किसी की तलाश में आए थे? कटे चेहरे वाले आदमी ने उस महिला की सेवा का आनंद लेते हुए हुकुम सिंह की रिपोर्ट सुनी। हाँ, हुकुम सिंह नाम के उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। आदमी कुछ खास नहीं है, बस अष्टम विपत्ति लोक का एक मामूली सा कीड़ा है। लेकिन औरत की साधना बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वह द्वितीय स्तर की अमरलोक विशेषज्ञ है। द्वितीय स्तर की अमरलोक विशेषज्ञ। यह सुनकर कटे चेहरे वाले आदमी ने कुछ पल विचार किया। शांतिलोक महाद्वीप जैसी भगवान द्वारा छोड़ी गई जगह में एक द्वितीय स्तर की अमरलोक विशेषज्ञ क्या कर रही होगी? थोड़ी देर विचार करने के बाद कट्टे चेहरे वाले आदमी ने अचानक महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, कमीनी, तुम्हारे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय से वे दोनों कौन हैं? उसका थप्पड़ काफी जोरदार था, जिससे महिला उड़ती हुई दूर जा गिरी। महिला का आधा सुंदर चेहरा तुरंत सूझ गया। दरिंदे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक तभी कक्ष के बाहर एक अत्यंत क्रोधित आवाज गूंजी। तुरंत बाद कक्ष के बाहर से एक अत्यंत तेज खड्ग प्रकाश अंदर की ओर आया और कटे चेहरे वाले आदमी की ओर बढ़ा। यह ठीक नहीं है। क्रूर सिंह हैरान रह गया। उसने खड्ग से बचने की कोशिश की, लेकिन खड्ग का प्रकाश बहुत तेज और बहुत अचानक था। बूम! तेज खड्ग का प्रकाश उसकी छाती को छेद गया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अपने खड्ग से क्रूर सिंह को दूर फेंकने के बाद काव्या उस महिला के पास दौड़ी और उसे उठने में मदद की। स्वामिनी, क्या आप ठीक हैं? काव्या ने महिला के सूजे हुए गाल को देखा और उसके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई।
यह महिला और कोई नहीं, शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की स्वामिनी फाल्गुनी थी। तुम कौन हो? फाल्गुनी ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। स्वामिनी, यह मैं हूं, मैं काव्या हूं। यह देखकर काव्या को तुरंत एहसास हुआ कि उसका वर्तमान रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके किया गया एक छलावरण था। उसने जल्दी से अपना छलावरण हटाया और अपने मूल रूप में वापस आ गई। अपने सामने परिचित चेहरा देखकर फाल्गुनी की आंखों में तुरंत आंसू छलक आए। काव्या, क्या यह सच में तुम हो? फाल्गुनी के हाथ कांप रहे थे जब उसने काव्या के चेहरे को कोमलता से छुआ। उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि उसके सामने खड़ी शक्तिशाली महिला शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की शिष्या काव्या थी। जब काव्या ने शांतिलोक खड्ग संप्रदाय छोड़ा था तो वह केवल सप्तम विपत्ति लोक में थी, लेकिन अब काव्या की साधना का स्तर फाल्गुनी की समझ से परे था। समुद्र जितनी गहरी वह आभा इस बात का संकेत थी कि काव्या अब वास्तव में एक अमरलोक की विशेषज्ञ बन गई थी। स्वामिनी, यह मैं हूं, काव्या ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। कमीनी लड़की, मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत करती है, मर जा। जैसे ही काव्या और फाल्गुनी बात कर रही थी, प्रकाश का एक तेज खड्ग काव्या की ओर आया। काव्या, सावधान! यह देखकर फाल्गुनी के चेहरे का भाव बुरी तरह बदल गया और वह घबराहट में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। हालांकि प्रकाश का यह तेज खड्ग काव्या को नहीं लगा। अपने रास्ते के बीच में ही इसे एक लंबी तलवार द्वारा रोक दिया गया। काव्या जी, पहले दुश्मन से निपटें। इस क्षण काव्या के कानों में एक आवाज गूंजी। जी विराट भाई, काव्या ने तुरंत उत्तर दिया। छोटे दरिंदे, तूने मेरे खड्ग को रोकने की हिम्मत की। तू अष्टम विपत्ति लोक का एक मामूली सा कीड़ा, मर जा। जब कटे चेहरे वाले आदमी ने देखा कि जिसने उसके खड्ग को रोका था वह वास्तव में अष्टम विपत्ति लोक का एक मामूली सा कीड़ा था, तो उसने तुरंत उपहास किया और श्वेत वस्त्रधारी विराट पर अपना खड्ग घुमाया। हालांकि इससे पहले कि उसका पहला वार लगता, उस पर एक और खड्ग का प्रहार हुआ। बूम! संरचना को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। इस भारी हंगामे ने शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के अन्य हट्टे कट्टे आदमियों को तुरंत सतर्क कर दिया। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की महिलाओं के साथ अपने कुकृत्यों को भूलकर वे घटनास्थल की ओर दौड़े। उसे पकड़ो, उस छोटे दरिंदे को मार डालो। क्रूर सिंह जमीन से उठा और वहां पहुंचे आदमियों को संबोधित करते हुए दहाड़ा। एक उच्च श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र का रक्षा कवच। श्वेत वस्त्रधारी विराट पास आया। उसने क्रूर सिंह को सिर से पैर तक गौर से देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। कमीने इंसान, तुमने तो काफी धन दौलत जमा कर रखी है। क्रूर सिंह केवल अमर लोक के तृतीय स्तर का योद्धा था, फिर भी उसने जो रक्षा कवच पहना था वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था। इसके अलावा उसके हाथ में जो बड़ी तलवार थी वह भी एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र थी। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि एकमात्र तृतीय स्तर के अमर लोक के योद्धा के पास इतनी विशाल संपत्ति थी। विराट भाई, मैं इससे निपटती हूं। इस क्षण काव्या श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास आई। उसने कटे चेहरे वाले आदमी की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले इसे रोके रखो, मैं बाकी लोगों को देखता हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सहमति में सिर हिलाया। ये योद्धा स्पष्ट रूप से खतरनाक अपराधी थे। विराट को डर था कि अपनी हताशा में वे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्यों को आगे के नुकसान से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अन्य गुंडों को खत्म करना था। जहां तक कटे चेहरे वाले आदमी की बात है, वह लुटेरों का नेता था। उसे काव्या को सौंपने से काव्या का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। कुत्ते, मरने के लिए तैयार हो जा। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों को सुनकर काव्या ने दहाड़ते हुए कटे चेहरे वाले आदमी पर अपना खड्ग घुमाया। हम्फ, कमीनी लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? कट्टे चेहरे वाले आदमी की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई जब उसने अपना खड्ग घुमाया और काव्या के साथ युद्ध में उलझ गया। कट्टे चेहरे वाले आदमी के आदेश पर अन्य हट्टे कट्टे आदमियों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर दौड़े। यह देखकर विराट का दिमाग दौड़ा और अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां तुरंत उसके चारों ओर प्रकट हो गईं। ये लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां खड्गों की एक अंतहीन बारिश में बदल गईं, जो उन हट्टे कट्टे आदमियों पर गिरने लगीं। आहा! पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। पलक झपकते ही विराट की खड्ग की बारिश में 100 से अधिक लुटेरे मारे गए। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के द्वार पर द्वार की रखवाली कर रहे हट्टे कट्टे आदमी ने संप्रदाय के मुख्य कक्ष की ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा घोर सदमे से भरा था। आखिर क्या हुआ था? क्या छोटे से शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में अभी भी उनका विरोध करने की शक्ति थी? उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसने शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के मुख्य कक्ष की दिशा में गहराई से देखा, फिर उसकी आकृति चमकी और वह दूर क्षितिज की ओर भागने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक उड़ने वाले खड्ग ने उस पर प्रहार किया। ठड़! उड़ने वाली खड्ग हट्टे कट्टे आदमी तक पहुंच गई और उसकी छाती को चीरती हुई आर पार हो गई। आदमी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह आकाश से बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट की दिव्य चेतना ने पूरे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को पूरी तरह से घेर लिया था। संप्रदाय के भीतर कोई भी गतिविधि उसके अवलोकन से नहीं बच सकती थी। इन परिस्थितियों में वह इस बच्चे निकले शिकार को कैसे भागने दे सकता था? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ ही सांसों में इन गुंडों का सफाया कर दिया। इस समय इन लुटेरों के बीच केवल कटे चेहरे वाला आदमी ही जीवित बचा था। यह दृश्य देखकर कटे चेहरे वाला आदमी खौफजदा हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों में से केवल काव्या ही उसके थोड़े से ध्यान के लायक थी। जहां तक अष्टम विपत्ति लोक के इस कीड़े की बात है, वह पूरी तरह से महत्वहीन था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अष्टम विपत्ति लोक का यह कीड़ा वास्तव में सबसे शक्तिशाली था। उसने पहले कभी अष्टम विपत्ति लोक का इतना भयानक योद्धा नहीं देखा था। इस समय क्रूर सिंह की लड़ाई में और अधिक टिकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक ही प्रहार से काव्या को पीछे धकेल दिया और एक चमक के साथ वह क्षितिज की ओर उड़ने ही वाला था। हालांकि जैसे ही वह हिला, आकाश से खड्गों की अनगिनत बारिश हुई, जिसने एक विशाल खड्ग व्यूह पिंजरा बना लिया और उसे फंसा लिया। इस अविश्वसनीय रूप से भयानक खड्ग व्यूह के भीतर क्रूर सिंह को ऐसा लगा जैसे वह कीचड़ में फंसा हो और एक इंच भी हिलने में असमर्थ हो। मुझे बख्श दो हुजूर, मुझे बख्श दो। इस क्षण क्रूर सिंह को अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ। उसका चेहरा अत्यधिक आतंक से भर गया और उसने बार बार दया की भीख मांगी। कुत्ते चोर, तूने इतना जघन्य अपराध किया है और फिर भी तू जीना चाहता है अपने अगले जन्म में? काव्या दहाड़ी। इन दुष्टों ने शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध किए थे। वह उनसे चरम सीमा तक नफरत करती थी। हुजूर, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। कट्टे चेहरे वाले आदमी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए विनती की। ओह, क्या रहस्य? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए दिलचस्पी के साथ पूछा। हुजूर, पहले मेरी जान बख्शने का वादा करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की दिलचस्पी देखकर कटे चेहरे वाला आदमी बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, इस रहस्य में एक बहुत बड़ा अवसर शामिल है।
आपको निश्चित रूप से दिलचस्पी होगी हुजूर। ऐसे जबरदस्त अवसर के लिए मेरे इस बेकार जीवन का व्यापार करना निश्चित रूप से आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। हे, अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगे तो भी मुझे तुम्हारा रहस्य पता लगाने के तरीके आते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। यह कहते हुए उसने कटे चेहरे वाले आदमी के सिर पर हाथ रखा और आत्मा की खोज करने लगा। उसे इन दुष्ट, नीच और बेशर्म खलनायकों की बातों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था। सबसे सुरक्षित तरीका उसकी आत्मा की सीधे खोज करना था। एक बार जब आप उसकी यादें प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसके सभी रहस्य जान सकते हैं। आहा! श्वेत वस्त्रधारी विराट की आत्मा की खोज के तहत कटे चेहरे वाले आदमी ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। आत्मा की खोज पीड़ित के लिए एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर यातना है। विराट हालांकि कटे चेहरे वाले आदमी की चीखों से अविचलित रहा। कोई भी यातना ऐसे जघन्य अपराधी के पापों को धो नहीं सकती। यह देखकर काव्या को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। शुरू में उसे चिंता थी कि विराट उस रहस्य के कारण कटे चेहरे वाले आदमी की जान बख्श देगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंताएं निराधार थीं। वह विराट भाई पर पूरा भरोसा कर सकती थी। विराट भाई ने कभी निराश नहीं किया। विराट द्वारा कटे चेहरे वाले आदमी की आत्मा की खोज पूरी करने के बाद काव्या ने जल्दी से कहा, विराट भाई, क्या हम इस दुष्ट को हमारे शांति लोक खड्ग संप्रदाय को सौंप सकते हैं? इस दुष्ट ने शांति लोक खड्ग संप्रदाय के खिलाफ ऐसा अक्षम्य अपराध किया है, उसे एक ही झटके में मारना बहुत आसान सजा होगी। ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने कटे चेहरे वाले आदमी से उसका उच्च श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र का रक्षा कवच छीन लिया। एक ही हथेली के प्रहार से उसकी साधना को नष्ट कर दिया और उसे काव्या के पैरों में फेंक दिया। अब इसके साथ जो करना है करो। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। अपनी साधना नष्ट होने के बाद कटे चेहरे वाला आदमी अब कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता था। आत्मा की खोज के माध्यम से श्वेत वस्त्रधारी विराट को शांति लोक खड्ग संप्रदाय में हुई उथल पुथल की पूरी कहानी का पता चला। उसे वह रहस्य भी पता चल गया जिसका जिक्र कटे चेहरे वाले आदमी ने अभी अभी किया था। क्रूर सिंह नाम का यह कटे चेहरे वाला आदमी श्यामचंद्र संप्रदाय का एक छोटा नेता था। श्यामचंद्र संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक बहुत ही रहस्यमय संगठन था। हालांकि यह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों में से एक नहीं था, फिर भी इसकी ताकत दक्षिणी स्वर्ग मंडल की किसी भी 9 प्रमुख शक्तियों से कम नहीं थी। एक मिशन के दौरान क्रूर सिंह संयोग से शांतिलोक महाद्वीप आ गया था। यह कहा जाना चाहिए कि क्रूर सिंह काफी भाग्यशाली था। शांतिलोक महाद्वीप के काल अग्नि पर्वत में उसने एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा के खंडहरों की खोज की और उन खंडहरों के भीतर उसे कई सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुए। यह गुफा वही रहस्य थी जिसका जिक्र क्रूर सिंह ने पहले किया था। संयोग से क्रूर सिंह को जिस गुफा के खंडहर मिले थे वे वही थे जिन्हें श्वेत वस्त्रधारी विराट अपनी शांतिलोक महाद्वीप की यात्रा पर ढूंढ रहा था। क्रूर सिंह को काल अग्नि पर्वत की गुफा के खंडहरों से कई अवसर मिले। उसने जो रक्षा कवच और बड़ी तलवार पहनी थी, जो दोनों ही उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र थे, वे दोनों उन खंडहरों से प्राप्त हुए थे। हालांकि दुर्भाग्य से क्रूर सिंह की साधना का स्तर अधिक नहीं था और उन गुफा खंडहरों से उसे जो अवसर मिले थे वे सीमित थे। गुफा के खंडहरों से कुछ खजाने और अवसर प्राप्त करने के बाद क्रूर सिंह ने श्यामचंद्र संप्रदाय में अपने वरिष्ठ भवन प्रमुख लोकेश यादव को इस मामले की सूचना दी। खबर मिलने पर लोकेश यादव अपने आदमियों के एक समूह के साथ शांतिलोक महाद्वीप के काल अग्नि पर्वत में गुफा के खंडहरों का पता लगाने के लिए आया। इस बीच शांतिलोक महाद्वीप में क्रूर सिंह ने सबसे बड़े संप्रदाय शांतिलोक खड्ग संप्रदाय का पता लगाया और इसे श्यामचंद्र संप्रदाय के लिए एक गढ़ में बदल दिया। क्रूर सिंह और उसके श्यामचंद्र संप्रदाय के लुटेरों का आना शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के लिए एक विनाशकारी झटका था। हालांकि शांतिलोक खड्ग संप्रदाय शांतिलोक महाद्वीप पर सबसे बड़ा संप्रदाय था, लेकिन यह श्यामचंद्र संप्रदाय जैसे विशालकाय संगठन की तुलना कैसे कर सकता था? भले ही क्रूर सिंह श्यामचंद्र संप्रदाय की एक शाखा में केवल एक छोटा नेता था, फिर भी वह एक दुर्जय विशेषज्ञ था जिसका शांतिलोक खड्ग संप्रदाय मुश्किल से मुकाबला कर सकता था। क्रूर सिंह और उसके श्यामचंद्र संप्रदाय के लुटेरों के शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में आने के बाद उन्होंने एक नरसंहार किया। लगभग सभी पुरुष शिष्यों का कत्लेआम कर दिया गया। महिला शिष्य उनके खेलने की वस्तु बन गई, जिनमें से कई को बेरहमी से यातनाएं देकर मार डाला गया। वर्तमान में पूरे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में केवल 100 से अधिक आकर्षक महिला शिष्य ही बची हैं, लेकिन अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या समय पर नहीं आते तो इन बची हुई महिला शिष्यों का भी संभवतः वही हश्र होता। पूरी कहानी जानने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट को श्यामचंद्र संप्रदाय के लुटेरों को इतनी आसानी से मरने देने पर पछतावा हुआ। हालांकि शुक्र है कि उनका नेता क्रूर सिंह अभी भी जीवित है। इन श्यामचंद्र संप्रदाय के लुटेरों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की कीमत उनके नेता क्रूर सिंह को चुकानी होगी। विराट भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या यह देखकर बहुत खुश हुई कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कटे चेहरे वाले आदमी को उनके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को सौंप दिया था और उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। स्वामिनी, आप इस दुष्ट का क्या करने की योजना बना रही हैं? काव्या ने बगल में खड़ी फाल्गुनी से पूछा। काव्या का प्रश्न सुनकर फाल्गुनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने घुटनों के बल बैठ गई, गहराई से सिर झुकाया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, युवा स्वामी की महान कृपा ऐसी चीज है जिसे हमारा शांतिलोक खड्ग संप्रदाय कभी नहीं भूलेगा। हम केवल अपने अगले जन्म में ही आपकी कृपा का बदला चुका सकते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट के आगमन को उनके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को एक जीवित नरक से बचाने वाला कहा जा सकता है। अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उनका शांतिलोक खड्ग संप्रदाय अनिवार्य रूप से नष्ट हो गया होता। उनके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के बचे हुए योद्धाओं का निश्चित रूप से बहुत ही दुखद अंत होता। उनके लिए श्वेत वस्त्रधारी विराट व्यावहारिक रूप से एक दूसरे जीवन की तरह था। स्वामिनी फाल्गुनी, जल्दी उठिए, आप ये क्या कर रही हैं? ये देखकर विराट ने जल्दी से उसे उठाया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। इन दुष्टों के कार्यों ने स्वर्ग और मानव दोनों का क्रोध भड़काया है। कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर उनके बुरे कार्यों को नहीं देखेगा। ये वे काम हैं जो मुझे करने चाहिए। इसके अलावा काव्या जी शांतिलोक खड्ग संप्रदाय से हैं। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के मामले मेरे मामले हैं। फाल्गुनी को सांत्वना देने के बाद विराट काव्या की ओर मुड़ा और बोला, काव्या जी, कृपया स्वामिनी फाल्गुनी को आराम करने के लिए ले जाएं। फाल्गुनी को कटे चेहरे वाले आदमी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात लगा था। शारीरिक चोटों को भरना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आघात से उबरना बहुत कठिन है। इसलिए विराट ने काव्या को फाल्गुनी और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के बचे हुए शिष्यों को ठीक से सांत्वना देने का निर्देश दिया। काव्या, मुझे राहत है कि तुम्हें युवा स्वामी विराट जैसा अद्भुत जीवन साथी मिला है। फाल्गुनी ने काव्या को देखते हुए राहत भरे चेहरे के साथ कहा।
शांतिलोक खड्ग संप्रदाय पर जो विपत्ति आई वह उसके लिए यानी संप्रदाय की स्वामिनी के लिए एक विनाशकारी झटका थी। लेकिन एकमात्र सांत्वना यह थी कि काव्या अपनी पढ़ाई से वापस लौट आई थी। न केवल उसकी साधना बहुत बढ़ गई थी, एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जो शांतिलोक महाद्वीप पर पहले कभी नहीं देखा गया था, बल्कि वह अपने जीवन साथी के रूप में एक इतने शानदार और प्रतिभाशाली अद्भुत व्यक्ति को भी लेकर आई थी। इसने फाल्गुनी को उसकी निराशा के बीच कुछ सांत्वना प्रदान की। फाल्गुनी के शब्द सुनकर काव्या शर्मा गई। स्वामिनी, विराट भाई और मैं जीवन साथी नहीं है। काव्या ने चुपके से श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और लाल चेहरे के साथ समझाया। वह वास्तव में विराट भाई जैसे अद्वितीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने आदर्श पति के रूप में चाहती थी। लेकिन अफसोस, विराट भाई पहले से ही अप्सरा तन्वी के पति थे। वह, जो केवल द्वितीय स्तर की अमरलोक योद्धा थी, एक आदमी के लिए प्रसिद्ध अप्सरा तन्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अभी नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा, फाल्गुनी ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वामिनी, कृपया उन्हें मत चिढ़ाइए, काव्या ने पैर पटकते हुए और लाल चेहरे के साथ कहा। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फाल्गुनी ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। अब चलो इस बदमाश से निपटते हैं। फाल्गुनी ने जमीन पर पड़े कटे चेहरे वाले क्रूर सिंह की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या करने वाली हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं श्यामचंद्र संप्रदाय से हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो श्यामचंद्र संप्रदाय तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। फाल्गुनी की बर्फीली नजर देखकर कटे चेहरे वाला आदमी डर गया और आतंक से चिल्लाया। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसने और उसके आदमियों ने शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के साथ क्या किया था। अब जब वह फाल्गुनी के हाथों में पड़ गया था तो उसका हश्र क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता था। कटे चेहरे वाले आदमी के शब्द सुनकर फाल्गुनी एक पल के लिए हिचकिचाई। वह श्यामचंद्र संप्रदाय के प्रतिशोध से नहीं डरती थी। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय ने इस दुष्ट से इतना भयानक हमला झेला था। जब तक वह बदला ले सकती थी, उसे अपने जीवन की परवाह नहीं थी। लेकिन जब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, तब भी उसे काव्या और विराट के बारे में सोचना था। काव्या उनके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की एकमात्र उम्मीद थी, जबकि विराट उनके महान उपकारक थे। फाल्गुनी अपने बदले के कारण विराट और काव्या के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी। स्वामिनी फाल्गुनी, उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाल्गुनी की चिंताओं को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत बोल पड़ा। हम बल का जवाब बल से देंगे और पानी का जवाब मिट्टी से। श्यामचंद्र संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अंधेरे में छिपे चूहों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं है। वे कोई वास्तविक परेशानी पैदा नहीं कर सकते। लड़के, तू हमारे श्यामचंद्र संप्रदाय के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तू अब मर चुका है। विराट के शब्द सुनकर क्रूर सिंह चिल्लाया। लड़के, तुझे कोई अंदाजा नहीं है कि हमारा श्यामचंद्र संप्रदाय कितना भयानक है। यदि तू श्यामचंद्र संप्रदाय को उकसाएगा तो तू चाहे दुनिया के अंत में भी छिप जाए तो उनके पीछा करने से नहीं बच पाएगा। ओह, ऐसा है क्या? विराट ने उपहास किया। तो फिर मैं बस तुम्हारे श्यामचंद्र संप्रदाय के मुझे ढूंढने का इंतजार करूंगा। यह अफसोस की बात है कि तुम इसे नहीं देख पाओगे। उसे सम्राट अंधक से पहले ही एक शीर्ष स्तर का मार गिराने का आदेश मिल चुका था, तो फिर उसे श्यामचंद्र संप्रदाय से डरने की क्या जरूरत थी? वह उन लोगों की तरह था जिनके कई दुश्मन होते हैं। उसे कांटे जाने का कोई डर नहीं था, चाहे श्यामचंद्र संप्रदाय कितना भी भयानक क्यों न हो। क्या वह अंधकार दानव वंश जितना भयानक हो सकता है? हुजूर, मैं गलत था, कृपया मुझे मत मारिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर कटे चेहरे वाला आदमी तुरंत डरकर सिकुड़ गया और बार बार दया की भीख मांगने लगा। जब तक आप मेरी जान बख्श देंगे, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उस पर ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठाई। स्वामिनी फाल्गुनी, यह दुष्ट अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके भौंकने पर ध्यान मत दीजिए। इसके साथ जो चाहें वह करें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने फाल्गुनी से कहा। जी धन्यवाद युवा स्वामी। फाल्गुनी ने अपनी अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को फिर से सिर झुकाया। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्दों से फाल्गुनी आश्वस्त महसूस करने लगी। उसने कटे चेहरे वाले आदमी की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाल पकड़कर उसे दूर घसीट ले गई। फाल्गुनी ने इस जघन्य खलनायक से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के जीवित शिष्यों को इकट्ठा किया। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की इन महिला शिष्यों ने क्रूर सिंह के आदमियों के हाथों भयानक यातनाएं झेली थीं और वे उससे दिल से नफरत करती थीं। अंत में आपस में चर्चा करने के बाद शिष्यों ने क्रूर सिंह के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला किया। वे उन सभी क्रूरताओं के लिए उससे बदला ले रही थीं जो उन्होंने सहन की थीं। क्रूर सिंह ने जो बुरे काम बोए थे वे अंततः सामने आ गए। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्यों के अथक और पीड़ादायक कटों के तहत क्रूर सिंह ने एक जीवित नरक का अनुभव किया। लेकिन अफसोस, इस क्षण उसके लिए मरना भी असंभव था। अंत में क्रूर सिंह केवल एक कंकाल बनकर रह गया। क्रूर सिंह को केवल एक कंकाल में बदला हुआ देखकर शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्यों को अपने प्रतिशोध से अत्यधिक संतुष्टि मिली। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के शिष्यों ने क्रूर सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया, इस पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसने एक व्यूह स्थापित करने के लिए कुछ सामग्री निकाली और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के लिए एक शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह स्थापित कर रहा था। क्रूर सिंह श्यामचंद्र संप्रदाय का केवल एक मामूली नेता था जो श्वेत वस्त्रधारी विराट के बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं था। हालांकि क्रूर सिंह के पीछे का श्यामचंद्र संप्रदाय एक ऐसी चीज थी जिसे विराट को गंभीरता से लेना था। विराट अब एक कुएं का वह अज्ञानी मेंढक नहीं था जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता था। इतने साल श्रवण वर्षा विद्यापीठ में बिताने के बाद उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की विभिन्न शक्तियों की सामान्य समझ हो गई थी। उसे श्यामचंद्र संप्रदाय के बारे में भी कुछ जानकारी थी। श्यामचंद्र संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक बहुत ही रहस्यमय संगठन था और उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड संगठन भी था। यद्यपि यह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों में से एक नहीं था, इसकी ताकत 9 प्रमुख शक्तियों से कम नहीं थी। काल जल अघोरी और काल पवन अघोरी जिन्होंने शुरू में तन्वी को उकसाया था, साथ ही शतपाद गुफा प्रमुख जिसने बाद में उस पर और तन्वी पर घात लगाकर हमला किया था, वे सभी श्यामचंद्र संप्रदाय के सदस्य थे। यहां तक कि लौह हस्त लुटेरा गिरोह का विकराल लौह हस्त भी श्यामचंद्र संप्रदाय का सदस्य था। लौह हस्त लुटेरा गिरोह जिसने उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप पर कहर बरपाया था, श्यामचंद्र संप्रदाय के अधीन केवल एक छोटा संगठन था। श्यामचंद्र संप्रदाय की तुलना में लौह हस्त लुटेरा गिरोह तुच्छ लुटेरों के झुंड के अलावा और कुछ नहीं था, जो पूरी तरह से महत्वहीन था। अभी अभी क्रूर सिंह की धमकी का सामना करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ऐसा काम किया जैसे कि वह श्यामचंद्र संप्रदाय की पूरी तरह से अवहेलना कर रहा हो। उसका तिरस्कारपूर्ण रवैया केवल फाल्गुनी और काव्या को शांत करने के लिए था। वास्तव में विराट ने श्यामचंद्र संप्रदाय को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की।
श्यामचंद्र संप्रदाय के इस गढ़ को नष्ट करने के बाद वह अनिवार्य रूप से देर सबेर श्यामचंद्र संप्रदाय से भिड़ जाएगा। इसके अलावा क्रूर सिंह ने शांतिलोक महाद्वीप के काल अग्नि पर्वत पर गुफा के खंडहरों की सूचना अपने वरिष्ठ लोकेश यादव को दी थी। लोकेश यादव और उसके आदमी पहले ही खंडहरों की तलाश में काल अग्नि पर्वत की ओर जा चुके थे। यदि वह भी खंडहरों की तलाश में काल अग्नि पर्वत पर जाने का इरादा रखता था तो उसका अनिवार्य रूप से देर सबेर लोकेश यादव और उसके श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं से सामना होगा। किसी भी दृष्टिकोण से उसे श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ आगामी टकराव की तैयारी करनी थी। विराट भाई, कुछ बुरा हो गया है। ठीक उसी समय जब श्वेत वस्त्रधारी विराट एक रक्षात्मक व्यूह स्थापित कर रहा था, काव्या दौड़ती हुई आई। काव्या जी, क्या बात है? काव्या की घबराई हुई सूरत देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से पूछा। स्वामिनी, स्वामिनी। काव्या के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। काव्या जी, घबराइए मत, मुझे धीरे धीरे बताइए, स्वामिनी फाल्गुनी को क्या हुआ? यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे जल्दी से सांत्वना दी। विराट के सांत्वना भरे शब्दों से काव्या ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और उसे बताया कि क्या हुआ था। यह पता चला कि क्रूर सिंह को मारने के बाद फाल्गुनी को लगा कि उसने अपने महान दुश्मन से बदला ले लिया है और उसे दुनिया से कोई लगाव नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। स्वामिनी। काव्या के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। काव्या जी, घबराइए मत, आराम से बताइए, स्वामिनी